गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। ये अब आगे हम चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये हमने पढ़ा था जब मैंने आपको एसआई का मतलब समझाया था। उसी समय हमने सीआई का भी मतलब देखा था। एक बार फिर बता देते हैं। जैसे मान लो किसी बंदे ने 1000 रुपीज बैंक से लोन लिया, ठीक है। रेट जो है बैंक का वो 10% पर एनम है। और मान लो उसने वो जो लोन लिया है वो 2 ईयर्स के लिए लिया ना। अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोन लेता है तो क्या मतलब होता है। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ 1000 रुपीज़, यहाँ उसने उधार ली, ठीक है। ये पहला साल खत्म हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर एंड, ठीक है। अभी यहाँ मान लेते हैं सेकंड ईयर। रेट कितने परसेंट है? 10%। 1000 का 10%, पहले साल का जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ भी 100 रुपीज़ लिख देते, क्योंकि दोनों साल का इंटरेस्ट जो है वो 1000 पे ही निकलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमने 1000 रुपये जो लिए थे, 100 रुपये ब्याज के होके, अब फर्स्ट ईयर जब खत्म होगा तब हमारा पैसा 1100 रुपये बन जाएगा। 1100 ना, 1100 रुपये बन गया, 1100 रुपये बन गया। अब सेकेंड ईयर का जो 10% इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, तो 1100 का 10% 110, 110 रुपये लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो है 100 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 210 रुपये हो जाएगा। तो यही अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे करते तो 100 और 100 200 रुपये देने पड़ते। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे? 210। कारण कि जैसे ही एक टर्म खत्म हुआ, उस टर्म का जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा, और प्रिंसिपल के साथ ऐड होके आपका अगले ईयर का इंटरेस्ट जो होगा या अगले टर्म का जो इंटरेस्ट होगा वो उस पर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, है ना। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है। लेकिन क्या हम इस यूनिटरी मेथड से सारे क्वेश्चन कर लेंगे? नहीं। अब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लंबे क्वेश्चन करने हैं जो हमें बुक में दे रखे हैं या जो हमारे स्कैनर में क्वेश्चन है, तो उसमें नंबर ऑफ ईयर्स जो होंगे या नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 20 तक है, 40 तक है। अगर इतनी 20 साल 40 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्मूले को हमें कैलकुलेटर से फॉर्मूले को सॉल्व करके हम सीआई का आंसर निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो अमाउंट का यूज़ किया जाता है। ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर एन, है ना। ए अमाउंट को बोलते हैं अमाउंट, पी हमें पता है प्रिंसिपल होता है। यहाँ आई एक नई चीज़ आ गई। आई एक्चुअली रेट ही है, लेकिन जो रेट परसेंट में दे रखी है उसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे। रेट में जब आप 100 का डिवाइड करोगे तो रेट जो है डेसिमल्स में आ जाएगी, है ना। तो ये आई आ जाएगा आपके पास। आई के बाद फिर हमें चाहिए एन। एन वैसे तो मैं एक बार टाइम बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक बार इसको पूरा समझा देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कितनी बार ब्याज का हिसाब हुआ, है ना। 2 बार ब्याज मिला, 3 बार मिला, 4 बार, 10 बार, 40 बार, 50 बार। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है ना, ये बाद में हम क्लियर करेंगे हाफ ईयरली होने पे। एन अलग हो जाएगा टी से, तो ये टी नहीं है, ये एन है ना। तो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, आई रेट है। रेट जो भी होगी उसको आप किसका डिवाइड करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई आप पी से कर देंगे। पी से करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा? ए का आंसर होगा, ठीक है। अब ए के आंसर में जो ए का आंसर आएगा अमाउंट का, उससे अगर हमें ब्याज निकालना होगा, सीआई निकालना होगा, तो मैं अमाउंट में से वापस क्या माइनस कर दूंगा? प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है। हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें कैलकुलेटर की पड़ने वाली है। कारण कि अगर कैलसी नहीं होगा तो बहुत पॉइंट्स में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आपका 1.04 टू द पावर 10 जाएगा, 20 जाएगा।
तो ये हम लोग सीधा मैनुअली नहीं कर सकते। 1.04 की पावर 20 अगर हम निकालेंगे तो अगला अटेम्प्ट आ जाएगा ना। तो अगर ऐसे सीआई के क्वेश्चंस को हमें करना है तो मस्ट कंपलसरी है कैलकुलेटर, है ना। तो कैलसी सबके पास होना चाहिए जब भी आप ये करते हैं। और आज तो एक बार मैं बेसिक समझा रहा हूँ, तो कैलसी एक बार आज अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर के लिए कैलसी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ कैलसी भी बता दूँ, एक सिटीजन का टाइप, सिटीजन नाम से कैलसी आता है, एक कैसियो नाम से आता है। तो इन दोनों में फ़र्क है। इनकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना, कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तो सिटीजन वाले कैलकुलेशन अलग टाइप की होगी और कैसियो वाली कैलकुलेशन जो है वो अलग टाइप की होगी। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास, मैं यहाँ कैलकुलेटर आपको शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटर जब हम कैलसी यूज़ करेंगे तो सिटीजन वाले कैलकुलेटर में तो देखो क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन है, ठीक है, और मुझे मान लो 1.08 की पावर 10 कैलकुलेट करनी है कैलकुलेटर से। तो क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे 1.08 लाएंगे, 1.08 है ना, 1 को दबाएंगे, 0.08 इसको दबाएंगे। अब यहाँ एक मल्टीप्लाई होगी और एक इक्वल टू होगा, है ना, आपको पता है ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे, है ना, 1 टाइम मल्टीप्लाई, एक टाइम आपको मल्टीप्लाई का साइन दबाना है। उसके बाद इक्वल टू का साइन, इक्वल टू जो है वो आपको रिपीटेडली बार बार दबाना है ना, फ्रिक्वेंटली दबाना है। कब तक दबाना है, जब तक कि आप इस पावर तक नहीं पहुंच जाए। यहाँ आपके एक अलग काउंटर चलेगा, यहाँ आपके एक अलग गिनती चलेगी ना, आपकी यहाँ नंबरिंग आती रहेगी। जैसे ही आपको 10 ईयर के लिए करना है क्वेश्चन, मान लो या 10 पावर का है, तो जैसे यहाँ 11 लिखा हुआ आता है, इसका मतलब 1.08 की पावर 11 का जो भी आंसर होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो एक ही बार दबाना है आपको, 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, बार बार नहीं करना आपको। 1.08 एक बार करके मल्टीप्लाई दबा के फिर इक्वल टू है ना, ये दबाते रहना है। इक्वल टू आपको कब तक दबाना है, जितनी पावर है यहाँ पे उतनी गिन के दबा लेना। और या यहाँ ऊपर वाला जो काउंटर है वहाँ पे अगर एक ज़्यादा आ जाए, 10 है तो 11 आ जाए, 20 है तो 21 आ जाए, 17 है तो 18 आ जाए, वहाँ तक आपको ये दबाना है। ध्यान रखना है कि सिटीजन के कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई साइन जो है वो एक ही बार दबेगा, क्रॉस वाला साइन, और इक्वल टू बार बार दबता रहेगा। केशियो में कुछ ज़्यादातर केशियो वाले जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें मल्टीप्लाई 2 बार दबाना पड़ता है। मल्टीप्लाई का साइन 2 बार दबाने के बाद इक्वल टू वाला साइन बार बार दबाना है। तो वहाँ ये जो काउंटिंग है वो उस हिसाब से चलेगी। आप लोग देख लेना एक बार, आपके पास जैसा कैलकुलेटर है वैसे कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे करते हैं। अब मैंने अभी बताया कि ए का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर एन होता है। अब आपके इस क्वेश्चन में अगर आप आई सही बना लेते हैं, आई सही बनाने के लिए क्या करना है, रेट बाई 100 करना है ना, और एन नंबर ऑफ टर्म्स ये जो भी होगी ये हमें सही बनानी पड़ेगी। तो ये बनाने के लिए आप जितना काम बिना लिखे कर सकते हो, जितना आप इस चीज़ को कंसेप्चुअली आप दिमाग में बिठा सकते हो, जितना जल्दी आप इसको पकड़ सकते हो, जितना जल्दी कर सकते हो, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए रेट मेरे पास 8% है, तो उसका आई कैसे बनाऊँ? उसका आई बनाने के लिए मुझे 8/100 करना पड़ेगा, और 8/100 क्या होता है सर, 0.08 होता है। तो मेरा आई बन जाएगा 0.08, ठीक है ना। रेट में 100 का डिवाइड, ये सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 8 में आप 100 का डिवाइड कैलकुलेटर से करोगे तो 0.08 आ जाएगा। अब इस आई को आपको करना क्या है, 1 में ऐड करना है। तो आप ओरली इसको जब 1 के साथ ऐड करोगे तो 0.08 प्लस 1 करने पे 1.08 ही तो आता है, यानी हमने एक 1 चिपकाया ही था इसके साथ, 1.08 ही तो बनेगा। अगर आप 0.07 में 1 ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.07। यानी आपका ये जो ब्रैकेट बन रहा है 1 प्लस आई, ये आई के साथ 1 ऐड करके बन रहा है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन दिखे R12% है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 प्लस आई जो है ना ये 1.12 होगा। कितना होगा, 1.12 होगा, है ना, क्योंकि आई बनेगा 0.12 और उसको जो 1 के साथ आप ऐड करोगे तो 1.12 हो जाएगा। आई बनेगा 12/100 जो होगा 0.12, और उसको जब आप 1 के साथ ऐड करोगे तो 1.12 हो जाएगा। अगर आपका R 7.5% है ना, यानी 7.5% है, तो 7.5 अपॉन 100 करोगे आप लोग तो बनेगा 0.075, है ना। और 0.075 को जब आप 1 के साथ ऐड करोगे तो बन जाएगा 1.075। तो ये हमें काम, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आप लोगों को ये काम लिखे बिना करना है। 8% देखते ही 1.08 क्लिक होना चाहिए, 1 प्लस आई की वैल्यू, है ना, आई की वैल्यू 0.08 और 1 प्लस आई की वैल्यू 1.08, है ना। R12% आप देखो, देखते ही आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 1.12, है ना। और
7.5 या कुछ पॉइंट्स में अगर देखते हो आप लोग, तो आई में कन्वर्ट करने के बाद उसमें 1 चिपका देना आपको। तो ये आपको करने नहीं, ये तो सीधे आपको मन में ही करने हैं ना, मन में करने के बाद सीधा वहाँ लाना है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, अभी तो अभी एक बार इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ही मान लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, इफ प्रिंसिपल बी ₹20,000, रेट बी 7%, टाइम 2 years, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। है ना, तो क्या करें, हम अमाउंट निकालें। ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर खुद कर देगा इस क्वेश्चन को। पी की जगह आप 20,000 लिखोगे, 1 प्लस आई की जगह 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी बनेगी, 7/100 बनेगी, है ना। ये आपको ओरल ही आना चाहिए। 1.07 की पावर n, n अभी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। तो 20,000 इंटू 1.07 की पावर 2। कैलकुलेटर पे कैसे होता है 1.07 की पावर 2, 1.07 दबाया, मल्टीप्लाई दबाया और 2 बार इक्वल टू दबाते हैं, यहाँ पावर, यहाँ 3 लिखा हुआ आएगा, दैट मीन्स कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई। 1.07 की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो करते हैं। 1.07 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये होती है वैल्यू 1.1449। इसको आपको 20,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं आप सीधा कैलसी में ही 20,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो डिस्प्ले दिखा रहा है वो 22,898 दिखा रहा है, यानी अमाउंट जो है 22,898 रुपये हुआ। दैट मीन्स आपका जो CI है वो 22,898, उसमें से 20,000 रुपये प्रिंसिपल की माइनस कर दो तो आपका आंसर 2898 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग कर सकते हो आराम से ना। तो ये मैंने जितना लिखा है आपको एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा 1.07 की पावर 2 करो, कैलकुलेटर पे इंटू 20,000 करो, आपको इसके दर्शन हो जाएंगे और इसके दर्शन होते ही आप माइनस के 20,000 और कम कर दोगे तो CI जो है आपका सामने आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर वाली प्रोसेस अच्छी तरह समझ लेना। 1.07 एक बार मल्टीप्लाई दबाना, उसके बाद इक्वल टू के साइन दबाने, जितनी पावर है उस हिसाब से, ठीक है। और इधर साइड वाले जो काउंटर मीटर है उस पर आपकी पावर से एक ज़्यादा चलेगा, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। देखो एक और बताता हूँ, फाइंड CI ऑफ ₹50,000 एट 8% per annum for 3 years compounded annually। अब लिखा हुआ नहीं है तो एक बार इसको कंपाउंडेड एनुअली ही मानते हैं। देखो इसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 50,000, रेट 8% है और टाइम कितना दे रखा है 3 years दे रखा है। अब रेट को पहले आई बनाइए, आई कैसे बनेगा, 8/100 करोगे, 8/100 करने पे कितना बन जाएगा, 0.08 बन जाएगा। तो अब मैं सीधा ही बनाता हूँ, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस I टू द पावर n। इससे अमाउंट आएगा मेरे पास A इक्वल्स टू P, P की जगह 50,000, 1 प्लस आई सीधा लिख दो 1.08 टू द पावर n, n अभी 3 है हमारा। अब आप कैलकुलेटर पे 1.08 दबाएंगे सर, मल्टीप्लाई का साइन एक बार दबाएंगे और इक्वल टू का साइन 2 बार दबाएंगे। जब ऊपर 3 आ जाए तो 50,000 इंटू 1.259712 दिखा रहा है, इंटू आप कर देंगे 50,000 से इसकी मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर 62,985.60 रुपीज़ आ रहा है। ये अमाउंट हो गया सब। इसमें से 50,000 रुपये माइनस करोगे तो इतना रुपये जो है आपका क्या हो जाएगा, 0.6 और लगा देना पीछे, ये आपका CI हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो आप बस, मैं जिस चीज़ पे फोकस दिलवाना चाहता हूँ आपको वो ये है कि आप सीधा आई को रीड करें, 8% यानी 1.08, पावर n का मतलब सीधा 3 पावर, 1.08 की पावर 3 कैलकुलेटर पे कैसे निकलेगी, 1.08 दबा के मल्टीप्लाई का साइन एक बार दबाना है, इक्वल टू आपको दबाना है ना। कब तक, जब तक कि ऊपर 4 स्ट्रोक नहीं आ जाए, क्योंकि 3 साल के लिए कर रहे हैं ना, और 3 बार नहीं तो गिन के भी दबा सकते हैं आप लोग। तो आपके पास A आ जाएगा, A में से आप सीधा P घटाओगे तो आपके पास CI आ जाएगा। मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इफ प्रिंसिपल इज ₹80,000
ठीक है, 80,000 रुपीज़ हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट में मान लो 6% पर एनम दे रखे हैं, और टाइम हमें दे रखा है 2.5 ईयर्स, और हमें कहते हैं कि फाइंड CI, इसका CI निकालना है। तो अब इस बार टाइम दे रखा है वो 2.5 ईयर्स दे रखे हैं, मतलब ये जो बैंक है वो हर साल ब्याज जो भी जिस हिसाब से काउंटिंग हो रही है कैलकुलेशन, वो 2 साल और आधे साल का ब्याज दे रही है। तो अगर हम इस बार ए का फॉर्मूला लगाएं तो हमारा फॉर्मूला बनता है P1 + I⁴n। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे 80,000 आना है, यहाँ 1.06 टू द पावर 2.5। अब कैलकुलेटर 2.5 पावर सॉल्व नहीं कर पाएगा ना। आप यूँ तो नहीं कर सकते कि आपने मल्टीप्लाई दबाया 2 बार तो पूरा बटन दबा दिया और एक बार छोटा सा या आधा बटन दबा दिया तो आपका 2.5 ईयर हो गया है ना, ऐसे तो नहीं होगा, वो तो तीसरा साल आ जाएगा। तो ये 2.5 पावर कैसे सोल्व होगी? तो 2.5 अगर फ्रैक्शन में पावर आ जाती है, पॉइंट्स में पावर आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइम्स तो ये पूरा है, 2 साल तो पूरे ब्याज देगा ना, वो 1 साल आधा चल रहा है ना, एक हाफ ईयर है, तो 1.06 की पावर 2 तो आप करेंगे, ठीक है, 1.06 की पावर 2 करेंगे, और ये जो बचा हुआ हाफ ईयर है उसमें अब रेट 6% पर एनम है, पूरे साल की रेट 6% है, तो जो हाफ ईयर है उसके लिए रेट कितने परसेंट हो जाएगी? 3% हो जाएगी। तो जो बचा हुआ आधा साल है उसके लिए 1.03 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 + I कर रहे हैं हम लोग। तो यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, 80,000 इंटू 1.06 का स्क्वायर निकालेंगे, इसको 1.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अच्छी तरह समझ लेना, 2.5 ईयर का मतलब है 2 ईयर्स तक तो रेट 6% रहेगी, लेकिन थर्ड जो ईयर हाफ है उसके लिए रेट कितने परसेंट हो जाएगी? 3% हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर से क्या करेंगे, 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये तो आ जाएगा 1.1236, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.03 से, 1.03, ये आ गया आपका 1.03 से मल्टीप्लाई करके 80,000 से और कर देता हूँ, आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा वहाँ पे, 80,000 इक्वल्स टू 92,584.64, ये आंसर आ रहा है, ये अमाउंट का आंसर है। तो CI जो है वो हो जाएगा 12,584 रुपये 64 पैसा, ये कुछ हो जाएगा CI आपका। तो मैं यहाँ समझाने वाली बात, ये कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर 6% रेट से आपका ईयर हाफ ईयर आ रहा है, 2.5 ईयर ऐसा कुछ आ रहा है, तो फ्रैक्शन में अगर ईयर है तो जितना इंटीजर ईयर से उतने साल तो आपका रेट 2n जो है वो 2 रहेगा। हाफ ईयर के लिए रेट आधी हो जाएगी, 6% की आधी कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी, वो अलग से कैलकुलेट करें, ठीक है, कर लेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कंपाउंडिंग की जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग होती है, टर्म्स बोलते हैं कंपाउंडिंग टर्म्स। ये क्या चीज़ होती है, देखो ये एक बार समझ लेते हैं इनको अच्छे से। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती है कि वहाँ ब्याज पूरे 1 साल से होता है, पूरे साल से ब्याज होने का मतलब वहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो ईयरली होता है, या हम उसको एनुअल बोलते हैं ना, एनुअली। कुछ बैंक्स ऐसी होती है जो आधे आधे साल से हिसाब करती है, 6 महीने से हिसाब करती है, उसको हाफ ईयरली या हम लोग सेमी एनुअली बोलते हैं। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती है जो क्वार्टरली आपका ब्याज जो है वो कैलकुलेट करती है, और कुछ बहुत रेयर बैंक्स ऐसी होती है जो मंथली हिसाब कैलकुलेट करती है। इसका मतलब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग टर्म्स का मतलब होता है अगर ब्याज का जो भी हिसाब होता है, मतलब आपके खाते में ब्याज कब जुड़ेगा, आपका प्रिंसिपल कब बढ़ेगा। मैंने 10,000 रुपये बैंक में जमा करे और मेरे को मान लो 2,000 रुपये ब्याज के मिलने हैं 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद मेरा अकाउंट जो है वो 12,000 रुपये दिखाएगा, यानी उसके नेक्स्ट ईयर जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो 12,000 पे होगा। यानी वो जो पहला ब्रेक आएगा, पहला स्टॉप जो आएगा वो 1 साल के बाद आएगा जब मेरा प्रिंसिपल बढ़ेगा। हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने से मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, कारण कि हर 6 महीने से मेरा जो ब्याज होगा वो मेरे प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा। यानी 6 महीने, पहले 6 महीने में मेरा जो भी प्रिंसिपल है वो बढ़ेगा, नेक्स्ट 6 महीने ब्याज उस पर लगेगा, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा। क्वार्टरली में हर 3 महीने से मुझे ब्याज जो है मेरे खाते में बढ़ता जाएगा, यानी मेरा प्रिंसिपल जो है 3-3 महीने से बढ़ता जाएगा, यानी मेरा कंपाउंडिंग जो है वो 1 साल में 4 बार होगा, और मंथली में हर महीने हिसाब होगा, हर महीने में मेरे खाता जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ईयरली अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मोड कैसा है, टर्म्स जो है वो टर्म जो है वो कैसी है, कंपाउंडिंग किस तरह की हो रही है,
तो हम ईयरली या एनुअली ही मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, तब क्या करना होता है, रेट हम छोटी क्लासों में याद करते थे कि रेट जो है उसको हम हाफ कर देते हैं, पहले रेट को हाफ कर दिया जाता है, और एन निकालने के लिए टाइम को डबल कर देते हैं ना। टाइम किसको बोलते हैं और एन किसको बोलते हैं, इसको भी हम क्लियर करते हैं। रेट को क्यों हाफ करते हैं, मान लो क्वेश्चन में रेट 10% पर एनम है और क्वेश्चन सेमी एनुअली का है, तो सेमी एनुअली क्वेश्चन होने का मतलब है कि आपका ब्याज आप लोग 6 महीने से ले रहे हो, 6 महीने से, यानी हाफ ईयर में आप ब्याज ले रहे हो, है ना। लेकिन ये रेट तो पर एनम की है, पूरे साल के लिए 10% रेट है, तो हाफ ईयर के लिए रेट जो है वो 10% नहीं रखे, कितना परसेंट हो जाएगी, 5% हो जाएगी ना। R/2 कर देंगे हम, जो भी रेट गिवन होगी उसमें 2 का भाग दे देंगे, R/2 कर देंगे। हाफ ईयर के लिए रेट जो है R/2 होगी। अब मान लो मुझे, मेरा क्वेश्चन 3 ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए अगर क्वेश्चन है, अगर ईयर्स में है तब तो ये टी है, टाइम है, लेकिन मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे तो एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो आप गौर कीजिए, सेमी एनुअली जब होगा तो आपको एक साल में कितने ब्याज मिलेंगे, 2 ब्याज मिलेंगे, है ना। आपको 6 महीने से ब्याज मिलना है, तो हर साल अगर हमें 2 बार ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में ब्याज कितनी बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा ना। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो कैलकुलेशन जितनी बार हो रही है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो टाइम गिवन है उसका डबल हो जाएगा। तो 3 × 2 हो जाएगा, एन 3 ईयर्स × 2 कर देंगे, क्योंकि हर साल 2 बार मिल रहा है ब्याज हमें, तो 6 जो है हाफ ईयर्स हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम क्वार्टरली का क्वेश्चन करते हैं तो रेट जो भी गिवन होती है उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पूरे साल के लिए रेट अगर 12% है तो क्वार्टर के लिए रेट जो है 3% हो जाएगी, ठीक है। और टाइम से अगर मुझे एन बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मान लो मुझे 2 साल के लिए क्वार्टरली ब्याज लेना है, तो एक साल में ब्याज कितनी बार मिलेगा, 4 बार, ठीक है। तो 2 साल में ये ब्याज कितनी बार मिल जाएगा, 2 × 4 कितनी बार होगा, 8 टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है। मंथली के लिए रेट जो भी गिवन होगी उसमें हमें 12 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट एनुअल रेट है। और नंबर ऑफ टर्म्स बनाने के लिए जो भी टाइम ईयर्स में गिवन होगा उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मुझे 2 ईयर्स दे रखे हैं, तो 2 ईयर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे, 24 मंथ्स हो जाएंगे, तो एन जो होगा वो 2 × 12 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, सेमी एनुअली क्वेश्चन है तो रेट हाफ, टाइम डबल, ठीक है। टाइम डबल का मतलब एन बनाने के लिए रेट 4 का डिवाइड करके क्वार्टरली बना देंगे, और एन जो है टी × 4 करके हम क्वार्टर्स बना देंगे, ठीक है। मंथली में हम रेट में 12 का डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर एक बार बता देता हूँ, टाइम किसको बोलेंगे, जिसके पीछे ईयर्स लिखे हुए होंगे या मंथ्स लिखे हुए होंगे। हम तो अभी ईयर्स को ही मान रहे हैं ना, तो जिसके पीछे ईयर्स लिखे हुए होंगे उसको हम टाइम मानेंगे ना। एन तो अगर मान लो कह रहे हैं 6 इंस्टॉलमेंट्स, अगर 6 इंस्टॉलमेंट ही कह रहे हैं, दैट मीन्स वो पहले से ही कह रहे हैं कि 6 ही है ना, 6 टाइम्स ही आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ एन अपना 6 है, आप इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार टर्म्स आप लोग देख लेना। हाँ, अगर ईयरली आए तो नो चेंज है, कोई चेंज नहीं करना, ना तो रेट चेंज करनी है ना टाइम चेंज करना है। हाफ ईयरली आए तो रेट बाई 2, टाइम × 2, क्वार्टरली आए तो रेट बाई 4, टाइम × 4, मंथली आए तो रेट बाई 12 और टाइम × 12 कर देंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड CI of rupees 10,000 at 6% per annum for 2.5 years if compounded half yearly। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपका प्रिंसिपल 10,000 आपने 10,000 रुपये कहीं जमा कराए हैं, कहीं से उधार लिए हैं, और किस रेट से लिए, 6% से लिए या दिए आपने, कितने टाइम के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए। लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, यानी आपका ब्याज का हिसाब 6 महीने से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हाफ ईयरली देखते ही हम लोग क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे, 6/2 कर देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 3%। और एन जो है वो टाइम का डबल हो जाएगा, तो टाइम में 2.5 दिया है, इसको जब हम डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2.5 साल में हमें 5 बार ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएगी। अब रेट जब 3% है, इसका मतलब आपका आई जो है वो 0.03 हो जाएगा ना, आई आपका कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला वही है, A = P 1 + I⁴n। P कितना है, 10,000, 1 + I यानी 1.03 टू द पावर n, n कितना है, 5 है। कैलकुलेटर उठाएं, 1.03 करें, 1.03 मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, फिर इक्वल टू का साइन दबाएं, कितना आया, 1.15
927407 इंटू 10,000 कैलसिफाई कर दें तो आपका आंसर 11592.74 ऐसा कुछ अमाउंट का आंसर है। तो आपका CI का आंसर जो है वो इसमें से 10,000 माइनस करके निकालेंगे आप लोग 1592.74। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। 1.03 दबाएं कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई दबाएं, इक्वल टू दबाएं 1.1527 जो भी आ रहा है इंटू 10,000 आप कैलकुलेटर पे करें, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। कर लेंगे आप लोग इसको। अब एक क्वार्टरली का क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹25,000 at 12% per annum for मान लो 1.5 years if compounded quarterly। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दे रखा है तो क्या करें हम लोग? देखो क्वार्टरली है तो पहले चेंजेस कर लेते हैं। रेट 12% पर एनम है तो पर एनम वाली रेट को क्वार्टर पे चेंज करेंगे तो 4 का डिवाइड कर देंगे 3% हो जाएगी क्वार्टरली रेट। टाइम हमें 1.5 ईयर दे रखा है। ठीक है, 1.5 ईयर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तब आपका एन जो है वो 6 बन जाएगा। समझते हो आप लोग इस चीज़ को? एक ईयर में 4 बार ब्याज मिलेगा ना, और आधा साल और 2 बार ब्याज और मिल जाएगा क्वार्टरली के हिसाब से, तो एन हमारा 6 जो है वो बन जाएगा, 6 टर्म्स बन जाएगी। अब आपका ए फिर वही P 1 + i⁴n, तो आपका ए बन जाएगा 25,000 1.03, फिर इसकी पावर कितनी करनी है? 6 करनी है। 1.03 की पावर 6 जो है वो कितनी होती है देखते हैं। 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1.1940523, ये कुछ आएगा ना। पहले वाला कितना था? 1.03 मल्टीप्लाई 1.19, इसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 25,000, ये आ रहा है मेरा 29,851.30 रुपीज़। अब इसका CI जो है इसमें से 25,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो 4,851.30 रुपीज़ आ जाएगा। ये मेरे लिए CI का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर कर ही देगा, आप एक बार सीख लेंगे तो। आप रेट और टाइम को कन्वर्ट करना सीखें। रेट अगर आप क्वार्टरली दे रखी है तो 4 का डिवाइड कर देंगे, और टाइम आपको अगर ईयर्स में दे रखा है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे हम लोग ये ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आगे करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आता है एट व्हाट रेट, रेट निकालने वाला। will ₹10,000 amounts to ₹13310 in 3 years at CI। देखो यहाँ CI लिखा हुआ है ना, SI के तरीके से नहीं करना। CI साफ दे रखा, CI जो आएगा क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है देखो है ना। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ब्याज के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप ऐसा ही मानेंगे उसको। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस रेट पर, मतलब आपको रेट फाइंड करनी है। 10,000 रुपीज़ जो है, ₹10,000, यानी हमने किसी को 10,000 दिए हैं, प्रिंसिपल 10,000 है, अमाउंट्स टू ₹13310 इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में ना। तो आपको रेट निकालना है, तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है? P 1 + i⁴n, है ना। और कुछ कहा नहीं है तो कंपाउंडेड एनुअली मानेंगे हम लोग। A 13310, P 10,000, 1 + i नहीं पता हम लोग को, और n कितना दे रखा है? 3। अब मैं इस 10,000 को उधर ले जा रहा हूँ, तो 10,000 अगर मेरा उधर जाता है तो यहाँ लगा देते हैं 10,000, यहाँ 1 + i⁴ रख देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, है ना। ये
1.331 बनता है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा। ये वैसे 11 का क्यूब था, ये 10 का क्यूब था, तो ये 1.1 का क्यूब है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1.1 क्यूब, और ये 1 प्लस आई का क्यूब चल ही रहा होगा, दोनों तरफ के क्यूब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस आई इक्वल टू 1.1, तो आई इक्वल टू 1.1 माइनस 1, आई मेरा 0.1 आ गया। आई का 0.1 आने का मतलब है कि ये तो आई है, मुझे इसको रेट में कन्वर्ट करना है, तो रेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि आई में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, तो रेट कितना परसेंट आ जाएगा, 10% पर एनम आ जाएगा। यहाँ वाला स्टेप आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यहाँ अगर ये क्यूब है तो ये किसी ना किसी का क्यूब होगा, इसके पीछे 1 आ रहा है तो अंदाज लगाएं आप लोग, होगा तो 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ है ना, क्योंकि रेट 100% से ज़्यादा तो कम ही चांसेस मिलती है, तो 1 पॉइंट कितना लगाए ना कि पीछे 1 आए, तो 1.1 का एक और चांस लिया, या ऑप्शन देख के आप चांस ले सकते हो, 10% है तो 1.1 होगा, 20% है तो 1.2 का भी क्यूब करके देख सकते हो, तो वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को यूँ सॉल्व कर लेंगे। अब जितना आप इसको ऐसे क्वेश्चन करेंगे, दो तीन क्वेश्चन आप जैसे ही इनके कर लोगे, तो आप लोग समझ जाओगे कि 10,000 सीधा हमें यहीं लाना है, तो हम सीधा ए बाई पी कर देंगे ना, तो ये स्टेप्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा इस क्वेश्चन को सीधा कर देंगे। तो कर लेंगे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन व्हाट सम will the CI at 5% per annum for 2 years is rupees 1640 if compounded annually? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन व्हाट सम will the CI at 5% per annum for 2 years is 1640 रुपीज, और लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, एनुअली हो रहा है। इस बार CI दे रखा है, कितना दे रखा है CI, 1640 रुपीज। इसको दो तरीके से करते हैं। CI का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 1640। अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस आई टू द पावर n, और P को P छोड़ देते हैं, इक्वल टू 1640, यानी CI का फॉर्मूला ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, P कॉमन लिया तो P से P कैंसिल होकर यहाँ 1 बन जाएगा, 1640। P पता नहीं है, 1 प्लस आई हो जाएगा, आई आपका 5% है तो यहाँ 1.05 कर देता हूँ, n2 है माइनस 1 इक्वल्स टू 1640, तो आपका P जो है हो जाएगा, यहाँ एक मिनट एक और स्टेप बढ़ा देते हैं हम लोग, 1.105 का स्क्वायर निकाल के उसमें से 1 माइनस 1 है, तो आप कैलकुलेटर पे 1.05 मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबाएं माइनस 1 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 0.1025 इक्वल टू 1640। तो P आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 1640 अपॉन 0.1025, तो आप फाइनली क्या करो, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, आपका आंसर 16,000 रुपये जाएगा, 16,000 रुपये जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, ये तो सीधा तरीका है कि आप CI का फॉर्मूला बनाएं, CI के फॉर्मूले को आप यूज़ करें, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से CI के लिए आप P डायरेक्ट निकालना हो तो आप सीधा ही बना सकते हैं अमाउंट, या CI जो गिवन है आपको अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, सीधा बनाए तो सीधा ये बन सकता है हमारे लिए, P का फॉर्मूला बन सकता है इस स्टेप से ना। CI जितना भी गिवन है उसको 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 का अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास P आ जाएगा। 100 रुपये मान के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप मान लो कि प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का आप 5% रेट से 2 इयर्स का पहले CI निकाल लो, फिर अगर 100 पे इतना है ना, तो 1 पे कितना होगा और 1640 रुपये कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं उसको वैसे भी, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं है। आप चाहें तो P इक्वल टू CI अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 सीधा फॉर्मूला भी यूज
कर सकते हैं। ये सीधा ट्रिक है ना, इसको भी इस्तेमाल, ट्रिक तो क्या है, ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले सीधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लास्ट तरीका है पुटिंग। आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं आप सारे ऑप्शंस लें, ऑप्शन से आप सीधा सीधा 5% निकालें, 5% निकाल के देख सकते हैं आप 16,000 का 5%, फिर 5%, अगर वो 1640 बनता है तो आपका आंसर हो जाएगा। करें आगे, नेक्स्ट है अगला टाइप आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू। मतलब हम थ्योरेटिकली नहीं पढ़ रहे कि सीआई और एसआई में क्या फ़र्क होता है। अगर हम एक जैसा पैसा, एक जैसा प्रिंसिपल, एक जैसी रेट पर और एक जैसे टाइम पे सीआई और एसआई दोनों पे अलग अलग उधार दें, है ना, दोनों किसी को सीआई पर दे रहे हैं, किसी को एसआई पर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें ब्याज ज़्यादा सीआई पर मिलेगा एसआई की बजाय, है ना। लेकिन वो कितने का अंतर आएगा उन पे, है ना, एसआई और सीआई में कितने का फ़र्क आएगा। अगर ऐसा डिफरेंस का क्वेश्चन पूछता है तो एक तरीका है कन्वेंशनल तरीका। कन्वेंशनल में तो आप क्या करेंगे, पहले सीआई निकालेंगे, ठीक है, या एसआई, जो भी आप फॉर्मूले से सीआई और एसआई निकालेंगे उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन अगर जैसे एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न में क्या होता है कि जैसे आपसे ज़्यादातर ये 2 साल या 3 साल के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ अगर हमें ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने होंगे तो हम कैसे करेंगे। देखो एक बार मान लो एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ CI and SI for 20,000 rupees at 5% per annum for 3 years। मान लो हमने 20,000 रुपीज़ 5% रेट पे 3 इयर्स के लिए उधार दिए, और किस किस पे दिए, CI पे भी दिए और SI पर भी दिए, तो उनकी वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस आएगा वो निकालने के लिए हमें मान लो क्वेश्चन पूछा गया, डी पूछा गया हमसे। तो पहला तरीका तो ये है कि आप लोग पहले ऐसा ही निकाल लो। इसका ऐसा ही कैसे निकलेगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, कट गया 3,000 रुपीज़ आ गया, ऐसे ही ना। और अगर सी आई निकल है इसी का, तो अभी हमने सीखा है A इक्वल टू पी 1+i⁴n। तो ए में P कितना दे रखा है, 20,000 रुपये, 1+i यानी 1.05, इसका क्यूब, तो 1.05 का पहले क्यूब करेंगे, 1.5765 इंटू 100, ये लगभग आ रहा है 23,152.50 20,000 रुपये से गुना करने के बाद, यानी यहाँ ब्याज जो CI है ना हमारा वो हो जाएगा 3,152 रुपये 50 पैसे, है ना। तो ये CI आ गया हमारे पास फॉर्मूले से, और ये हमारे पास ऐसा ही आया है। तो अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है वो हमसे, तो 3,152.50 माइनस 3,000, तो आपका आंसर 152.50। तो इनके CI और SI में जो डिफरेंस आएगा वो 152 रुपये 50 पैसे होगा, मतलब आपको CI 152 रुपये 50 पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर इस सवाल को इतना लंबा नहीं करके, अगर 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए, मान लो 3 इयर्स के लिए मुझे डिफरेंस निकालना हो, तो मैं यहाँ एक ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंस इक्वल्स टू P.R² 300 + R अपॉन 100 क्यूब। एक सीधा फॉर्मूला है जिससे मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकता हूँ। P मेरा था 20,000 रुपये इस क्वेश्चन का, रेट मेरी थी इस क्वेश्चन में 5%, यानी 5² 25 हो जाएगा R², और यहाँ 300 + R है, 300 + 5 है, और नीचे 100 का क्यूब है, तो मेरा डिफरेंस सीधा हो जाएगा 20,000 इंटू 25, 305 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, 4 0, ये 4 0 कैंसिल हो गए, ये इससे 4 बार कैंसिल हो गया। 305 में मुझे किसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है, तो मेरा 152 रुपये 50 पैसे आंसर आ गया। तो डिफरेंस मुझे 2 अलग अलग CI और SI नहीं निकाल के सीधा एक फार्मूला यूज़ करना पड़ा, उस फार्मूले से मेरा सीधा डिफरेंस मेरे पास आ गया। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग 3 इयर्स और 2 इयर्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तब हम लोग सीधा ट्रिक यूज़ करते हैं। ऊपर वाला जो तरीका किया है वो 3 साल से ज़्यादा वाले सवालों के लिए कुछ ज़्यादा बढ़िया रहता है,
अगर 4 साल 5 साल के लिए सवाल पूछे तो ऊपर वाला तरीका ठीक रहता है। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ कि अगर मान लो 2 ईयर्स के लिए क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस अगर पूछा है हमसे कितने ईयर्स के लिए टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, तो बहुत आसान है, P मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ 100 स्क्वायर होगा, 2 साल का है ना। और यही अगर डिफरेंस 3 ईयर्स के लिए पूछे हमसे तो P आर स्क्वायर तो है ही ऊपर वाला, एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ जाएगा 300 प्लस आर, और नीचे 100 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। जब आप इनको लर्न करते हैं तो आप देखें पी आर स्क्वायर तो दोनों में है ही, ठीक है, 100 स्क्वायर यहाँ 100 क्यूब हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो जाएगा 300 प्लस आर। ये कब होगा, जब टाइम आपका कितना ईयर्स हो 3 ईयर्स हो, और वो कब लगेगा जब आपका टाइम कितने ईयर्स हो 2 ईयर्स हो। ये तरीका जब, वैसे तो आप लोगों को ज़्यादा फर्क लगेगा नहीं कि आप ऊपर वाले तरीके से करें चाहे किसी से करें, लेकिन ये तब अच्छा लगेगा तरीका आपको जब डिफरेंस दिया हो और प्रिंसिपल पूछे। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से उस सवाल को करोगे तो आपको एक्स मानना पड़ेगा और लंबा पड़ जाएगा वो क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ, इफ डिफरेंस इज 27.27 रुपीज़, ये अब डिफरेंस समझ गए ना किसका है, CI और SI का, ठीक है। और कितना ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए दे रखा है, और रेट क्या दे रखा है 3% दे रखा है। वो कहता है फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन में डी का वो जो फॉर्मूला है ट्रिक वाला, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे ये 3 ईयर्स वाला फॉर्मूला लिख दिया, डिफरेंस की जगह मैं कितना लिखूँगा 27.27, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ 300 प्लस रेट यानी 303 कर दूँ अपॉन 100 क्यूब कर दूँ, ये 100 क्यूब कर दिया। तो अब मेरा P जो है वो क्या बन जाएगा 27.27, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 100 का क्यूब यहाँ जाएगा अपॉन आ जाएगा 9 इंटू 303। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो 10,000 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सीधा प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं लॉन्ग मेथड से करूँगा तो मुझे एक्स मानना पड़ेगा, फिर मुझे SI निकालना पड़ेगा, एक्स में आएगा वो, और CI भी एक्स में आएगा, फिर उनका डिफरेंस करूँगा, एक्स कॉमन लूँगा और फिर एक्स का आंसर निकालूंगा, तब तक टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस के लिए ट्रिक जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से करेंगे, बढ़िया रहेगा। तो आज की वीडियो में हम एक बार इतना ही रखते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे CI के लिए, जो कल का वीडियो जो होगा CI का, उसमें कोशिश करेंगे कि CI जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग आज क्या करें कि CI के बेसिक जो भी हैं, फॉर्मूला है, टर्म्स हैं, हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली, ये पढ़ें। और ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको बुक में दे रखे हैं, जो आप लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में, और ये जो कुछ क्वेश्चन सेकंड 4th B चैप्टर है उसमें दे रखे हैं, वो आप लोग कर सकते हैं ना। तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, 2-3 टाइप और बचे हुए हैं, वो मैं कल के वीडियो में लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करें। और SI के डाउट अगर हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या पर्सनली भेज दें। बाय। 42 मिनट।